देश का सोने की चिड़िया उड़ गई, इन आंखों की तब से दुनिया उड़ गई। जब धुंधले की बढ़ने लगी तानाशाही, किस मुंह से मांगोगे तुम फिर आजादी? जब लगने लगे काम लो हाथ के, लाशें उठा उठा थक गए जहान में, तब खून लगेगा खोलने, सिंहासन लगेगा ढोलने, फिर याद दिलाई जाएगी, गीता पढ़ाई जाएगी। इस वतन पे जान देने वालों को हम भूलना पाएंगे, हम भूलना पाएंगे। अधूरी इस आजादी की कहानी को हम भूल करके दिखाएंगे, हम भूल करके दिखाएंगे, हम भूल करके दिखाएंगे। अंकल जी, भाई वापस आ गए सुनिए। आओ सुखेन। कैसे हो देवी? 3 साल, जरा सोचो तो। हाँ, 3 लंबे साल। जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया मैं तुम लोगों के पास ही आया। हाँ, हम तुम्हारे लिए क्या करते थे? एक-एक लम्हा काटना मुश्किल था। एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं थी हमें। हाँ, अपने दौरान में अपनी जगह पे रहते मालूम तुमसे? कैसा लगता था? वहाँ जेल में वहाँ से रात भी सकते हैं। तुम्हारे रंगून भाग जाने की खबर से हमें क्या महसूस हुआ जानते हो? रंगून भी तो एक जेल ही है। भाई वहाँ कम से कम तुम आजाद तो थे। एक आदमी की आजादी का क्या मतलब? वो भी तो एक जेल ही है। जब तक हर आदमी आजाद ना हो। मैं तो आजाद था, लेकिन हर लम्हे मेरे दिमाग में था हिंदुस्तान और मेरे गुलाम देशवासी। खैर तुम्हारे वापस आने से मुझे बहुत खुशी है। मुझे वापस आना ही था उनका। मैं उधर जा रहा था, यहाँ कुछ कर तो सकता हूँ। उसका कत्ल तो हम लोग कर रहे हैं ना। हम जालिम का कत्ल करेंगे ओंकार। तुम बस हुक्म दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे किसी किस्म का वादा नहीं चाहिए। हम सब एक दूसरे के साथ हैं और एक ही मकसद के। ओंकार, हम में सब डिसिप्लिन होना चाहिए। जेल से कुछ सीखा है तो यही, इनकलाब के लिए अनुशासन होना ही चाहिए। तभी हम गवर्नर का कत्ल कर इस वैश्यपन का खात्मा कर सकते हैं। बैठ जाओ सुखेन, इतने लंबे सफर के बाद थके होगे। मुझे कभी थकान नहीं होती देविका। ओंकार, कैसा कुछ तैयार? पिछले 1 महीने से हमारे 2 आदमी गवर्नर की हर हरकत पर नजर रखी है। देविका ने सारा जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया है। तो हमारे बयान का मजमून तैयार है। तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि गवर्नर का कत्ल किस पार्टी ने किया है। फिरंगियों के पिंजरे से आजादी के विदेशी हुक्मरानों को भी यह मालूम हो जाएगा कि हम तोड़ फोड़ और मारकाट की हरकतें तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक देश की आजादी लौटा नहीं दी जाती। सब कुछ तैयार है सुखी। मेरे जिम्मे नहीं हो। अभी तो तुम देविका की मदद करो। तुम घोष की जगह पर वो मारा गया। कैसे? एकाध से नहीं। उसके बाद मुझे क्या करना होगा ओंकार? वो बाद में तय कर लिया जाएगा। जरूरत पड़े तो तुम्हें भी किसी दूसरे की जगह लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेंट्रल कमेटी से संपर्क करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो फिर यहाँ कौन कौन होगा हमारे साथ? विवान से तो तुम रंगून में मिल चुके हो। थोड़ा कम उम्र है लेकिन है जिम्मेदार। और फिर बिमी है। बिमी को तुम नहीं जानते। बिमी? उसका असली नाम विमल है। हम उसे कभी कहकर भी बुलाते हैं। एक इनकलाबी का ऐसा नाम नहीं हो सकता ओंकार। विमल के हिसाब से हो सकता है। वो कहता है हर कविता एक इनकलाब है। सिर्फ बम ही इनकलाब है। देविका, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? क्यों नहीं? बस फ्यूज होते तो थोड़ा होशियार रहना पड़ता। और अगर फ्यूज उड़ जाए तो? होश इसी तरह का रखना। मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं मुस्कुरा रहा था क्या? हाँ? और देविका,
मैं मुस्कुरा पड़ता हूँ कभी कभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ देविका, बोलो। इस पूरी इमारत को उड़ाने के लिए बम काफी है क्या? पूरी तरह तो नहीं उड़ा सकता, लेकिन काफी नुकसान पहुंचा सकता है। और पूरे इंग्लैंड को उड़ाने के लिए कितने बम चाहिए? पागल हो गए हो क्या? क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं होगा। सुखेन, विमान कैसे? अच्छा हूँ। जब ठीक है ना विमान? हाँ क्या तुमने गवर्नर के बंगलों से क्लब तक का रास्ता अच्छे से पहचान समझ लिया? हाँ, मैं तुम्हारे लिए नक्शा बना कर लाया। ये रही तमाम सड़कें, मोड़ और चौराहे। उसकी बत्ती हमारी खिड़की के नीचे से गुजरेगी। और ये लोग क्या? ये एक ऐसा चौराहा है जहाँ घोड़ों को थोड़ा धीमे चलना पड़ेगा, और दूसरा है वो क्लब जहाँ वो रुकेंगे। मेरे हिसाब से काम के लिए ये दो जगह ठीक है। ठीक है, इसे मुझे दे दो। विमान, पुलिस का बंदोबस्त वो तो सब जगह तुम्हें परेशानी हो रही है ना? थोड़ी परेशानी तो होती ही है। हाँ थोड़ी बहुत होगी, मगर तुम चिंता मत करो। मैं डर नहीं रहा हूँ, बस मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। झूठ सब बोलते हैं, जरूरी ये है कि झूठ को सफाई से बोला जाए। इतना आसान नहीं है। जब मैं कॉलेज में था मेरे साथी हंसा करते थे, मैं कभी कुछ छिपा ही नहीं पाता था, सब कुछ साफ साफ बोल दिया करता था। और आखिरकार मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। क्यों? इतिहास की क्लास में मेरे ब्रिटिश प्रोफेसर ने पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय कैसे हुआ? सवाल अच्छा है। मैंने कहा चालाकी और धोखाधड़ी के बूते पर। बात ऊपर तक पहुंची और मुझे रस्टिकेट कर दिया गया। फिर तब मुझे एहसास हुआ कि जुल्म को नकारना ही काफी नहीं है, उसके खिलाफ लड़ते लड़ते जान दे देनी चाहिए। और अब खुशी है मुझे, लेकिन झूठ तो तुमने अपनी बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है, लेकिन जिस दिन मैं बम फेंकूंगा वही मेरे झूठ बोलने का आखिरी दिन होगा। तुम्हारा ये कितना गलत था। ये उसका अपना तरीका है, इसका खुद के इशारे। कैसे हो मेरे क्या? मैं तुम सुना। विमान आपका? हाँ। कैसे हो विमान? विनी, ये है सुखे, ये कोच की जगह का। हेलो सुखे। हेलो। बग्गी को पहचानते हो ना तुम? हाँ ऊपर। मैंने उसको और खूब ध्यान से देखा। एक भी दूर से भी उस बंदी को पहचान सकता हूँ। मैं उसके एक एक हिस्से से बात की। जैसे उसकी बाई तरफ वाली खिड़की का शीशा लटका हुआ। और पुलिस? वो तो हर जगह भरी पड़ी। मेरी जान पहचान है उनसे। उन्हें खर्चा पानी देता हूँ। वो मदन की खबर होती है। वरना किसी हफ्ते करता है। मतलब तो सही टाइम का पता नहीं, लेकिन वो नीचे चौकी रात में खबर छोड़ जाएगी। ओ देविका, क्या किस्मत है। तुम्हारे को कबाड़ी वाले कपड़े पहनाते हो। आज तो काफी अच्छे कपड़े पहने हो। बड़े स्मार्ट लग रहे हो। और वो कुर्ता, वो गंदा सा कुर्ता, उसकी याद नहीं आती तुम्हें? वैसे मुझे उसको काफी याद है। पहले मैंने 2 महीने कबाड़ियों को काम करते देखे। धीरे धीरे रिहर्सल, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। सारे कबाड़ी कहते हैं इसका तो जवाब नहीं, ये तो गवर्नर की बग्गी भी कबाड़ खाने में खरीद के ले जाएगी। वो तो इस धंधे को मुझसे सीखना चाहते नहीं। और तुम तो हंसते हो। तुम्हें मालूम है देविका, मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं सकता। ये भेद, ये नई जिंदगी हंसी लाती नहीं मुझे। मुझे तो देखो, मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती इस देश को। उनका कोई और देश भी सोच सकता था मेरे लिए। मैं और एक्ट्रेस नहीं, सीधी सादी लड़की। लेकिन तुम इसका खूबसूरत लड़की हो। लगता तो चाहती हूँ, पर अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं देविका? तुम्हारी जिंदगी हमेशा कितनी उदास है। तुम्हें तो हमेशा खुश रहना चाहिए। दुनिया में खूबसूरती और खुशियां हैं। वो तन्हा किनारे जहाँ दिल की बातें अक्सर किया करते थे। तुम्हें याद है वो लाइन, और तुम मुस्कुरा रही हो। मैं बहुत होगा। मुझे लगता है हम बर्बाद कर रहे हैं। मुझे नीचे जाकर मदद से मिलना चाहिए। हाँ देविका, क्या तुम नीचे जाओगे? और हाँ उसे वो बख्शीश देना मत भूलना। फिर विमान जरूरी सामान इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद करेगा। विमान होगा। नहीं सुखेत का फैसला हो चुका है। प्लीज बात को हम मुमकिन है। तुम जानते हो कि मेरे लिए कितनी अहमियत है।
कहा ना फैसला हो चुका है। मैं भी बम नहीं फेंक रहा, यही इंतजार करो। मुश्किल है मगर यही नहीं है। तो फिर पहला बम कौन फेंकेगा? मैं, और दूसरा फेंकेगा भी वहाँ। तुम। हाँ, तुम्हें हैरानी होती है, यकीन नहीं है मुझ पर? इसके लिए तजुर्बा चाहिए। तजुर्बा? एक आदमी सिर्फ एक ही बार बम फेंक सकता है, दूसरा मौका तो नहीं मिलता। कांपते हुए हाथों से बम नहीं फेंका जा सकता। ये कांपने वाले हाथ लगते हैं तुम्हें? नहीं सुनते। और ना ही ये कांपेंगे। अरे तुम्हें लगता है सामने गवर्नर हो तो ये हाथ रुक जाएंगे? अगर मेरे हाथ रुक भी गए तो नजर खत्म करने का एक तो पक्का तरीका जानता हूँ। हो गया? मैं बम समेत खुद को घोड़े से पैराशूट से फेंक दूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऑर्डर दिया गया है, खुद को बचाने की कोशिश करो। पार्टी को तुम्हारी जरूरत है। अगर अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ। तो ठीक है, मैं जानता हूँ मुझे कितनी इज्जत दी जा रही है और मैं वादा करता हूँ कि इसमें खरा होगा। ठीक है? हाँ। जब बिबी और जुबान बग्गी का इंतजार कर रहे होंगे तो तुम सड़क पे रहना और हर 5 मिनट के बाद खिड़की के नीचे चक्कर लगाना। सिग्नल हम बाद में तय करेंगे। देरी और मैं यही इंतजार करेंगे और वक्त आने पर यहीं से पर्चे बांटेंगे। ठीक है? अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो जरूर मारा जाएगा। हाँ, मैं मानूंगा उसको। और अगर कामयाब हुए तो कितनी बड़ी चीज होगी। देखा जाए तो गवर्नर तो कुछ भी नहीं, हमें तो उससे भी ऊंचे होने वालों को हमला करना है। हाँ, लेकिन शुरुआत में गवर्नर से ही करेंगे। और अगर नाकामयाब हुए तो हम भी वही करेंगे जो जापानियों ने किया था। मतलब जंग के दौरान जापानी कभी भी हार नहीं मानते थे, अपने आप को मार डालते थे। नहीं नहीं, खुदकुशी की मत सोचो। तो फिर क्या सोचे? अपनी लड़ाई जारी रखने की सोचो। खुदकुशी करने के लिए एक आदमी को अपने आप से बहुत प्यार करना चाहिए। और एक सच्चा इनकलाबी अपने आप से प्यार नहीं कर सकता। सच्चा इनकलाबी तो इस तरह भी पेश आते हो। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है तो अपनी बोरियत मिटाने के लिए इनकलाब से मिलवा करते हो। होगा हो सकता है मेरी बातें ठीक है, लेकिन हम यहाँ एक दूसरे की पीठ ठोकने के लिए नहीं बल्कि एक खास मकसद के लिए हैं। दोस्त, तुम मुझे जानते नहीं थे। मुझे जिंदगी से प्यार है और मैं कभी गौर नहीं होता। मैं इनकलाब में इसलिए हिस्सा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जिंदगी से प्यार है। मुझे जिंदगी से प्यार नहीं, मुझे जिंदगी से भी ऊंची चीज से प्यार है, इंसाफ से। आ सके इंसाफ की सेवा करने का हर एक अपना तरीका हो। तुम अपने तरीके से करते हो, मैं अपने तरीके से। अपने अलग अलग तरीकों को मान चुका और अगर कर सकते हैं तो एक दूसरे से प्यार करें। ये नहीं हो सकता। फिर तुम हमारे साथ कर क्या रहे हो? मैं यहाँ ना एक आदमी का कत्ल करने आया हूँ, उसकी शख्सियत की अलगा पर बहस करने के लिए नहीं। उसका कत्ल तुम अपने आप नहीं कर सकते, हम सबके साथ मिलकर करना होगा कौम की भलाई के लिए। और वही तुम्हारे काम को भी जायज रहेगा। मुझे किसी जस्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। 3 साल पहले तमाम जस्टिफिकेशन मिल गया मुझे जेल में। और निकल बात करो। पागल हो गए हो तुम। भूल गए हो हम लोग कौन हैं? हम यहां एक साथ काम कर रहे हैं। क्यों? बर्बरता को खत्म करने के लिए, लोगों को आजाद कराने के लिए। और हमें कत्ल इकट्ठे ही करना है। कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। चलो मेरे साथ सुनिए, इशारा तय कर लेना चाहिए। सुखीन की बात मत करो, उसे बहुत झेला है। मैं बात करूंगा उसने मेरी बेइज्जती की है उनका। मैं बात करूंगा उससे। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? अभी से ही हम दोनों की झड़प हो गई। सुखीन मुझे पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल से तो किसी को भी पसंद नहीं करता। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन मुझे परेशानी होती है देवी, मुझे तुम सबका प्यार चाहिए। मैंने इस पार्टी के लिए सब कुछ छोड़ दिया और अब अगर अपने ही लोग मुंह फेर लेंगे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कभी कभी तो लगता है शायद गलती मेरी ही, मैं ही कभी कभी बचपना कर जाता हूँ। सही बात है। विनी, तुम्हें प्यार करती है, समझती है तुम्हें, सिर्फ सुखेन ही है जो। देविका, मैं जानता हूँ क्या सोचता है। अरे बोस भी तो यही कहता था, दिम्मी तो एक सनकी है, वो एक इनकलाबी नहीं बन सकता। अरे मैं उन्हें यकीन क्यों नहीं दिला पाता कि मैं सनकी हूँ। वो सोचते हैं कि मैं पागल जिद्दी।
उनकी तरह मैं भी अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूं। उनकी तरह मैं भी चालाक, गुन्ना, मक्कार और होशियार हो सकता हूं। बस मुझे अपनी ये यकीन है कि जिंदगी एक खूबसूरत चीज है, प्यार, खूबसूरती और खुशी। इसलिए मुझे तानाशाही से नफरत है। लेकिन उन्हें कैसे समझाऊं? इनकलाब ही, लेकिन इनकलाब जिंदगी के लिए, जिंदगी को मौका देने के लिए। तुम तो समझ रही हो ना? हाँ समझती हूँ, लेकिन हम जो दे रहे हैं वो जिंदगी नहीं, मौत है। मौत? जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन नहीं देविका, वो एक अलग चीज है। हम एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए कत्ल कर रहे हैं जहां कभी कत्ल ना हो। ऐसा ना हो सका तो? नहीं देविका, तुम जानती हो ये मुमकिन नहीं। तब तो सुखेल की बात सही निकलेगी और हमें खूबसूरती के नाम पर बस टूटना पड़ेगा। मिमी, मैं पार्टी में तुमसे ज्यादा अच्छे से काम कर रही हूँ और जानती हूँ कि ये सब उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। लेकिन तुम में आस्था है और आस्था की हमें जरूरत है। आस्था? नहीं देविका, वो तो बस एक ही आदमी के पास है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा है, तुम अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी चीज से लड़ सको। तुम पहला बम क्यों फेंकना चाहते थे, बताओ? क्या इनकलाब में हिस्सा लिए बिना इनकलाब की बात की जा सकती है? नहीं, उसके लिए मजदार में कूदना पड़ता है। हाँ, जब तक आखिरी छोर तक ना पहुंच जाए हमें बस उसी के बारे में सोचना चाहिए। उसी के लिए जरूरत पड़ेगी हिम्मत और हौसले। एक साल से मैंने किसी और चीज के बारे में सोचा नहीं। दिन पर दिन एक एक घंटा बस किसी लम्हे का इंतजार करता था। और अब मैं ये जानता हूँ कि गवर्नर की मौत की जगह पर ही मेरी मौत होगी। या तो मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा दूंगा या उस बम के धमाके की गर्मी में झुलस कर मर जाऊंगा। समझी? मैं पहला बम क्यों फेंकना चाहता था? अपने आदर्शों पर कुर्बान होने के और अपने आप को इसके लायक साबित करने का बस यही एक पक्का तरीका है। हाँ, मैं भी इसी तरह करना चाहती हूँ। इससे बड़ी ख्वाहिश और हो भी क्या सकती है? कभी रात को कॉल के टेबल पर लेटे रहते हैं। ये बात मुझे बहुत परेशान करती है कि उसकी वजह से मुझे कातिल बनना पड़ा। लेकिन फिर याद आता है कि मैं भी तो मरने वाला था। तो फिर सब ठीक हो जाता है। मैं मुस्कुराने लगता हूँ एक बच्चे की तरह और आराम से वहीं सो जाता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कत्ल करना और वही मर जाना। लेकिन मैं सोचती हूँ इससे भी बड़ी खुशी है फांसी का तख्ता। मैंने भी उसके बारे में सोचा है। कत्ल करके वहीं मर जाना, इसमें कुछ अधूरा मंजर आ जाता है। जबकि उस लंबे और फांसी के तख्ते के बीच आसमान जैसी नजर है। शायद यही एक ऐसी नजर है जिसे आदमी जान सकता है। बस यही ख्याल तुम्हारे आपके साथ मदद करेगा। जितना कुछ हमें मिल रहा है इससे ज्यादा नहीं है। क्या मतलब? हमें कत्ल करने के लिए मजबूर किया जाता है। हम जानते बूझते जिंदगी की कुर्बानी देते हैं। नहीं, एक अकेली जिंदगी, लेकिन बम फेंकना और फांसी के तख्ते पर चढ़ना, ये तो दोहरा मरना है। हम अगर एक जान लेते हैं तो दो बार खुद मरते हैं। वाकई देविका, ये तो दोहरा मरना है। शुक्रिया देविका, शुक्रिया। अब हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब मुझे खुद पर पूरा यकीन हो गया। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या? यकीन नहीं है मुझ पर। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं। जब से होश भरा है मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे। पता नहीं क्या मुश्किलें होगी। खैर छोड़ो सब, मुश्किल से नहीं कहना चाहिए। मुझे मुश्किलें पसंद है देविका, और अगर तुम मेरी थोड़ी सी इज्जत करती हो तो बताओ मुझे। जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो, यही बात मुझे परेशान करती है। तुम हंसते हो तेजी होकर अपने आप को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ पड़ते हो। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद तुम्हें इस सपनों की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। शायद पहले ही बात कर रहा नहीं ताकि अचानक पीछे हटने की कोई वजह नहीं। लेकिन तुम ये सब क्या कह रही हो? बम फेंकना, फांसी का तख्ता, दोहरी मौत, ये सब आसान है। लेकिन जब तुम वहां खड़े होगे और उसे देखोगे, किसे? गवर्नर को। हाँ, पर ज्यादा से ज्यादा एक लम्हे के लिए। उसी एक लम्हे के लिए तुम उसे देखोगे भी नहीं। बेहतर है कि जान लो, आदमी आगे डाल नहीं होता है। हो सकता है गवर्नर की आंखों में क्या लिखा, उसे अपने आप से मुस्कुराता है।
एक भोली सी मुस्कान कि शायद कौन जानता है तुम्हें उसके गाल पर उसके बचपन के वक्त का निशान दिखाई दे और उस लम्हे उसने तुम्हारी ओर देखा। लेकिन मैं उसका नहीं बल्कि तानाशाही का खत्म करूंगा। हाँ, तानाशाही को खत्म करना ही है। मैं हम क्या करूं? ठीक है। और जब ट्यूब के पेच कसे जाते हैं ना, तो वही एक लम्हा है जब आपकी नसें तनाव से होते हैं। लेकिन मुझे एक अजीब सी खुशी हो, मैं तो गवर्नर को जानती भी नहीं, पर मेरे लिए इतना आसान ना होता अगर ये ट्यूब के पेच कसते हुए वो सामने बैठकर मुझे देखता। लेकिन फिर भी तुम उसे देखोगे, वो तुम्हारे बहुत नजदीक होगा। एक या दो वर्ष के पास मैं उसे नहीं देखूंगा। क्यों? अपनी आंखें बंद कर लोगे? नहीं देविका, लेकिन भगवान की दया से उसी वक्त मेरी नफरत बढ़कर मुझे अंधा बना देगी। तैयार हो सब? खबरदार, गवर्नर क्लब जा रहा है कल। सब तैयार है देविका? सब तैयार है। मैं उसका कत्ल करूंगा बहुत खुशी से। हम वतन के रखवाले, हम जायज हत्यारे, अपने घर से दूर हैं, अपने घर के वास्ते, अपने घर के वास्ते बांधा है कफन को सर पे, आजाद के वास्ते, आजाद के वास्ते। रंगों में सबसे प्यारा केसरी रंग है, केसरी रंग है। इनकलाबी के सफर में इनकलाबी जंग है, इनकलाबी जंग है, इनकलाबी जंग है। विमी और विमान तैयार है। सुखेल ने अभी भी सिगरेट जलाई है। गवर्नर किस वक्त गुजरेगा? किसी भी मिनट। सुनो, ये बग्घी की आवाज नहीं लगती तुम्हें? नहीं, ये बग्घी की आवाज है। उनकार सब्र करो, बैठ जाओ। बम का क्या होगा? बैठ जाओ, अब हम और कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं। इनसे ईर्ष्या। तुम्हारी जगह यही है, तुम इंचार्ज हो। इंचार्ज हूँ? हाँ, मैं इंचार्ज हूँ। मगर विमी ज्यादा अच्छा है। शायद वो अकेला खतरा सबके लिए बराबर है उनका। जो बम फेंकता है उसके लिए भी, और जो नहीं फेंकता उसके लिए भी। देखा जाए तो उतना ही। लेकिन विमी और विमान आज सबसे आगे है। जानता हूं मुझे उनके पास होने का कोई हक नहीं। शायद पीछे रहने की जिम्मेदारी ज्यादा ही आसानी से ओढ़ लेता हूं। शायद बम फेंकने से बचे रहना ज्यादा आसान है। तो क्या हुआ? जरूरी ये है कि अपना फर्ज आगे तक इतनी शांत लग रही है। शांत नहीं, बहुत डरी हूँ। एक विष्णु जैसा डर हमेशा से परेशान करता है मुझे। पीछा तभी छूटता है जब नींद आ जाती है, और जैसे ही नींद खुली वही डर इंतजार करता हुआ बिस्तर के सिरहाने। मुझे उसकी आदत आ गई। मुझे जितना ज्यादा डर लगता मैं उतना ही शांत होने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये कुछ फख्र की बात है। फख्र की बात है। मुझे देखो, मैंने आज तक कभी किसी चीज पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया। जानती हो, कभी कभी मुझे बीते दिनों का अफसोस होता है। शानदार औरतें, खुशहाल जिंदगी,
रात रात भर की महफिल। जानती हूँ ओंकार, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। तुम्हें अभी दिल तो है, बेशक उसे खुशियों की तरफ नहीं, फिर भी ऐसे ठंडेपन से तो बेहतर है जो आपके तमाम जज्बातों को जला दे। ओंकार, ये सुना तुमने कुछ? नहीं, ये होगी। एक मिनट, सुखेल इशारा कर रहा है, वही है, वो आ रहा है। रिका, बस चंद लम्हे और। हुआ क्या? हैं? ये मंदिर की घंटियों की ध्वनि, अभी तक तो रिमी को बंद कर देना था, की तो क्लब पहुंच चुका है। ये विद्वान सुखेल क्लब की तरफ वापस भाग रहा है, क्यों? बीवी को गिरफ्तार कर लिया है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया होगा, हमें कुछ करना होगा, हमें। विमान, जल्दी। विमान, क्या हुआ? विमान, मैं नहीं जानता, मैं तो पहले धमाके का इंतजार कर रहा था। मैंने बग्गी को चौराहा पार करते देखा और कुछ नहीं हुआ। मैं घबराया, मुझे लगा इन मौके पर प्लान बदल दिया गया है। मैं हिचकिचाया और वापस यहाँ भाग आया। और रिमी का क्या हुआ? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चुप। रिमी, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं कर पाया। ठीक है रिमी, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ? चिंता मत करो रिमी, ऐसा नहीं बार होता है, ऐन मौके पर सब गड़बड़ा जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसे छोड़ दो ओंकार, तुम अकेले नहीं हो रिमी, होश में पहली बार बम नहीं रह पाया था। क्या तुम डर गए थे? डर? हाँ। मैं बताता हूँ, गवर्नर की गाड़ी में बच्चे थे। बच्चे? हाँ, उसका भतीजा और भतीजी। मदन ने तो कहा था गवर्नर अकेला होगा। उसकी बीवी भी थी। ये सब तो हमारे कवि के लिए बहुत बड़ा बोझ का होगा, है ना मिमी? उनका शुक्र है पुलिस को कुछ पता नहीं चला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब इस तरह। बच्चे नहीं, नहीं बच्चे नहीं। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को देखा है? उसकी ईमानदार और पाक साफ आंखों को? पता नहीं, मैं उनका सामना नहीं कर सका। एक लम्हा पहले मैं कितना खुश उस गली के मोड़ पर खड़ा हूं। जैसे ही मैंने बग्गी की रोशनी दूर से चमकती देखी, मेरे दिल की रफ्तार तेज हो गई, खुशी से। हाँ, खुशी से। जैसे जैसे पहियों की आवाज पास आती गई, मेरे दिल की रफ्तार भी बढ़ती गई। जी चाह खुशी से हवा में उड़ने लगूं, मैं कहता जाता था। हाँ, तुम समझ रहे हो ना? जैसे ही बम फेंकने के लिए भागो, मैंने उन बच्चों को देखा, वो हंस नहीं रहे थे, गंभीरता से सामने ताक रहे थे। कितने गमगीन लग रहे थे। अपने कीमती कपड़ों में लिपटे, घुटनों पे हाथ रखे, दो तस्वीरों की तरह जिन्हें खिड़कियों में जड़ दिया। मैंने गवर्नर की बीवी को नहीं दी, सिर्फ उन्हें। अगर वो उस वक्त मेरी तरफ देखते तो मैं जरूर बम फेंक देता, और कुछ नहीं तो उनकी आंखों से उदासी मिटाने के लिए ही सही। लेकिन वो सिर्फ सामने ही ताकत रहे, सिर्फ सामने। मैं नहीं बता सकता उस वक्त मुझे क्या हुआ। मेरे हाथ अकड़ गए, मेरे घुटने कांपने लगे, और एक ही पल में बहुत देर हो चुकी थी। क्या मैं सपना देख रहा था? क्या सचमुच मैंने नंदिनी की बेटी है सुनी? नहीं,
तुम सपना नहीं देख रहे थे। घूरो मुझे, हाँ हाँ घूरो ना, लेकिन मैं डरपोक नहीं होऊंगा। मैं घबराया नहीं था, बस मुझे उनकी उम्मीद नहीं थी। सबको जितनी जल्दी हुआ वो दो गंभीर चेहरे मेरे हाथ का भी इन्होंने बोझ मैं उससे पैक नहीं मारा था, पैक नहीं मारा था। कॉलेज के दिनों जब मैं घुड़सवारी किया करता था तो पागलों की तरह अपने घोड़े को दौड़ाता, बेपरवाह। सिर्फ एक ही डर लगता था कोई बच्चा अचानक घोड़ों की टापों से न कुचला जाए। जमीन से टकरा कर एक फूटा हुआ सर मेरे हाथों के आगे कौन जाता। मदद करो, मेरी मदद करो, मदद करो। मैं खुदकुशी करने जा रहा था उनका, खुदकुशी करने जा रहा। मैं वापिस इसलिए आया हूँ कि मेरी जिंदगी पर पार्टी का अब तुम ही लोग फैसला करो। बोलो बोलो मैं सही क्या गलत। लेकिन तुम तो कुछ नहीं कहते। अगर तुम्हारा फैसला है कि उन बच्चों को मारना ही हो तो मैं घर के बाहर जाकर उनका इंतजार करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को घोड़ों की टापों तरह कुचल डालूंगा। अब तुम लोग फैसला करो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। पार्टी ने तुम्हें गवर्नर को कत्ल करने का हुक्म दिया था। आ सके, लेकिन उन बच्चों को कत्ल करने का नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं। रोम का हुक्म माना उसका फर्ज था। इस बात का हमें बिल्कुल वेद नहीं था। मैं इंचार्ज था, मुझे हर पहलू पर पहले ही गौर कर लेना था। गलती मेरी थी। अब हमें ये तय कर लेना चाहिए कि इस मौके को जाने दिया जाए या बेटी को फिर से क्लब के बाहर इंतजार करने को कहा जाए। विमान, मुझे मालूम नहीं, मेरे ख्याल से मैं भी वही करता जो विमी ने किया। मुझे खुद पर भरोसा नहीं, मेरे हाथ कांप रहे हैं। देविका, मैं भी विमी की तरह रुक जाती हूँ। मैं किसी और को गजब करने को कैसे कह सकती हूँ जो खुद नहीं कर पाती। सुके, आप लोगों को इस फैसले का मतलब पता है क्या? 2 महीने की कमर तोड़ मेहनत, वो डर। 2 महीने क्या सब बेकार? नगेरी को गिरफ्तारी किस लिए? महेंद्र को फांसी किस लिए? क्या हमें फिर से शुरुआत करनी होगी? वो रोज का चुनाव बेचैन नाते, वो खाके वो नक्शे वो योजनाएं। तुम्हें वो काम मिले, तुम सबका दिमाग खराब हो गया क्या? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गवर्नर 2 दिन बाद फिर क्लब जाने वाला है। इन 2 दिनों में कभी भी पकड़े जाने का खतरा तुम्हें खुद ही खा। मैं चाहता हूं नहीं रुको। सुखेन, सच बताओ, क्या तुम निशाना बांधकर एक मासूम बच्चे पर बम फेंक सकते हो? जानबूझकर? देविका, अगर पार्टी ये तय करे तो हाँ। तो फिर आगे क्यों गलती की? क्या मैंने? हाँ? तो फिर इसलिए देविका कि मैं उस नजारे को और भी सजी बना सकूं। आंखें खोलो सुखेन और समझने की कोशिश करो। अगर हम ये मानने को तैयार हो जाएं एक लम्हे के लिए कि बच्चों को हमसे उड़ा देना चाहिए, तो पार्टी से सारा एक मिनट जाएगा। माफी चाहता हूं देविका, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इन जज्बातों का शिकार नहीं हूं। जिस दिन तक इस गौरी बाबूता से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, उस दिन तक हमारा इंकलाब कामयाब नहीं हो सकता। जब तक वो दिन आएगा तब तक इंकलाब से तमाम इंसानियत को नफरत हो चुकी होगी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इंसानियत से प्यार कर सके, इंकलाब को जबरन इंसानियत के करीब ला सके, इंसानी कौम को अपने आप से ही बचा सके। अगर तमाम इंसानी कौम इंकलाब को नकार देगा, जिन लोगों के लिए तुम लड़ रहे हो वो अपने बच्चों का ही मारा जाना बर्दाश्त न करेगा, क्या उनको विवाद देने लगोगे? हाँ, करता रहूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक उनकी समझ में ना आ जाए कि मैं भी उनसे प्यार करता हूं। इसे प्यार नहीं कहते। कौन कहता है? मैं कहती हूँ। तुम्हें गौरव हो देविका, तुम्हारे लिए जो प्यार का मतलब है वो बकवास है। तुम प्यार का मतलब नहीं जानती। कम से कम शर्म के मायने से पूछो। शर्म? जिंदगी में सिर्फ एक बार मुझे शर्म का मतलब समझ आया, जब मुझे कोड़े लगे। हाँ देविका, मुझे कोड़े लगे थे। जानती हो कैसा लगता है? वीरा मेरे साथ थी, उसने खिलाफत में अपनी जान दे दी, लेकिन मैं जिंदा रहा। अब मुझे किसी बात पर शर्म क्यों आई?
हम सब तुम्हें चाहते हैं सुखी। तुम्हारी इस तरह सोचने की कुछ भी वजह नहीं हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि सब कुछ जायज है। हम में से हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी सिर्फ यही साबित करने के लिए कि सब कुछ जायज नहीं है। ओंकार, कोई भी काम जो हमें हमारा मकसद हासिल करवा सके वो जायज है। क्या विदेशियों के साथ दोहरी चाल चलना भी जायज था जैसा इंद्र कर रहा था? अगर जरूरत पड़े तो हाँ। सुखदेव, तुमने हमारे लिए और हमारे साथ बहुत कुछ किया है, इसलिए जो कुछ भी तुमने अभी कहा हम उसे भूलने को तैयार हैं। हमारा अभी भी वही सवाल है कि बच्चों पर बम फेंकना चाहिए या नहीं। फिर वही सवाल बच्चे, क्योंकि बीवी ने उन दो बच्चों को नहीं मारा, इसीलिए हजारों हिंदुस्तानी बच्चे सदियों तक भूखे मरते रहे। देखा है कभी भूख से भी मिलाकर मरते बच्चों को? मैंने देखा है ओंकार, और बम से मारे जाना उसकी तुलना में काफी आरामदेह है। और बीवी तुम्हें नहीं पता कि इसका क्या मतलब, या तुम सिर्फ बात के लिए सीधा हो? अगर ऐसा है मेरे भाई तो लगे रहो, इस छोटे मोटे टुकड़े को मिटाने में लगे रहो, लेकिन इस इनकलाब में दखल मत दो जो हर चीज का इलाज है, आज का और आने वाले कल का भी। बीबी तवल्लुद का कपड़े इसलिए करेगा कि वो दिन और करीब आ सके जब किसी भी बच्चों को भूख से न मरना पड़े। ये भी कोई आसान काम नहीं है। तवल्लुद के बच्चों को मारने से एक भी बच्चे को भूख से मरने से नहीं बचाया जा सकता। इनकलाब का भी सही और गलत तरीका होता है और सीमाएं भी होती हैं। कोई सीमाएं नहीं होती देविका। इसका मतलब यही है कि तुम लोग इस इनकलाब में यकीन ही नहीं रखते, कोई भी नहीं। अगर तुम्हें सचमुच लगता कि हमारी कुर्बानियां हमारे लिए एक ऐसे देश की नींव होगी जहां कोई जुल्म ना हो, यकीनन तब तुम्हें लगता कि हर चीज जायज है। और अगर तुम बच्चों को नहीं मारते तो इसका यही मतलब है कि हम सब इसमें यकीन नहीं रखते। मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं सुखदेव, लेकिन तुम्हें और नहीं सुन सकता। मैं जुल्म को मिटाने के लिए कत्ल करने को तैयार, लेकिन तुम्हारी बातों के पीछे कुछ अलग ही किस्म का वैश्यपन दिख रहा है। और अगर सत्ता हाथ में आ जाए तो ये मुझे भी एक कातिल बना डालेगी। मैं जिस चीज के लिए लड़ता हूं वो है इंसाफ। सवाल ये है बीबी कि इंसाफ होता है, फिर चाहे इंसाफ के लिए लड़कर या कातिल बनकर, तुम्हारी या मेरी कोई अहमियत नहीं है। हाँ है, और तुम ये बात जानते हो। चाहे अपने गुरूर की वजह से कबूल न करो। मेरा गुरूर मेरा साथी मांगा है, और आदमी का गुरूर है उसकी बगावत, उसके खिलाफ की गई नाइंसाफी। इसी बात से हम सबका ताल्लुक है। आदमी सिर्फ इंसाफ पर जिंदा नहीं रहता। अगर उसे रोटी नहीं मिलेगी तो किस चीज पर जिंदा रह सकता है? इंसाफ और ईमानदारी के बूते पर। ईमानदारी मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं इसे, लेकिन फिर भी अपनी और दूसरों की आंखें बंद रखना ही मुनासिब समझता हूं, ताकि एक दिन तमाम दुनिया में इस्तेमाल इसे हो। अगर वो तमाम चीजें जुटला ली जाए जिनसे जिंदा रहने की चाह हो सकती है, तो यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि वो दिन आएगा। मुझे यकीन है। नहीं सुखे, इतना आसान नहीं। यकीन कर पाना तुम सही हो या मैं, ये जानने के लिए 3 पुश्तों की कुर्बानी देनी होगी। काफी जंग लड़ी जा चुकी होगी और बेशुमार इनकलाब हो चुके होंगे। जब तक इतना खून जमीन में समाएगा हम और तुम रात हो चुके होंगे। सब दूसरे आएंगे, मैं उन लोगों को अपना भाई समझूंगा। लेकिन मुझे उन लोगों से प्यार है जो आज जिंदा है, उसी जमीन पर चलते हैं जहां मैं उन्हीं के लिए लड़ रहा हूं और उन्हीं के लिए अपनी जान देने को तैयार। किसी अनजान दुनिया के लिए मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों का कत्ल नहीं करूंगा। किसी मुद्दा इंसाफ के लिए हमारे आसपास मौजूद नाइंसाफी के खाते में और नाइंसाफी नहीं जोड़ूंगा। ओके, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो हर मामूली आदमी भी चाहता है। बच्चों का कत्ल करना इंसानी मर्यादा के खिलाफ। अगर इनकलाब उस मर्यादा से नाता तोड़ता है तो मैं उस इनकलाब से ही नाता तोड़ लूंगा। अगर तुम्हारा फैसला है कि मुझे कर नहीं है तो मैं क्लब के बाहर जाकर उनका इंतजार करूंगा, लेकिन उसके बाद अपने आप को घोड़ों की टांगों तले कुचल डालूंगा। मर्यादा उनको आती है तो 6 घोड़ वाली पक्की रखने के औकात रखते हो। नहीं सुखे, बल्कि यही एक चीज गरीबों की दौलत है। तुम जानते हो और ये भी जानते हो कि इनकलाब की भी मर्यादा है और हम सब उसकी खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। जब तुम घोड़ों से पिट रहे थे, इसके बारे में कुछ मत कहना, मैं आजाद कर रहा हूं तुम्हें। मैंने तुम्हें इजाजत दी कहने की कि मुझे इनकलाब में यकीन नहीं। अरे दूसरे शब्दों में मैं गवर्नर का कत्ल बेवजह कर रहा था और यही कि मुझ में और काम करते में कोई फर्क नहीं। मैंने तुम्हें वो सब कहने की इजाजत दी। शुक्र है मेरे हाथ में। जरूरत पड़ने पर कत्ल ना करना भी बेवजह कत्ल करने के बराबर है उनका। हम तुमसे सहमत नहीं है, हमने फैसला कर लिया है। तो मुझे मंजूर है तुम्हारा फैसला होगा, लेकिन मैं एक बात फिर वही कहूंगा कि बाबूता की कोई जगह नहीं है इनकलाब में। हम सब काबिल हैं और यही होना मैं कबूल भी किया है।
विपिन, सुखैन, हमने तय किया है कि बच्चों का कत्ल कोई मकसद नहीं रखता, इसलिए हमें फिर से शुरुआत करनी होगी और 2 दिन के अंदर अंदर तैयार होना पड़ेगा। और अगर वो बच्चे फिर वहां हुए तो फिर हम तीसरे मौके का इंतजार करेंगे। और अगर उसकी बीवी वहां हुई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुनो, हंस गया बेचारा नन्ही जान को देख कर, हंस गया बेचारा नन्ही जान को देख कर, बिखर गया बेचारा खो गया सांस लेट कर। न प्यार प्यार करे कोई, न कोई दिखाए भाव, न कोई सह सके, न कोई चाहे भागना। यही वक्त है, इस वक्त को निकालना और खुद को दिल से एक मौका दो, मौका दो, मौका दो। फंस गया बेचारा नन्ही जान को देख कर। ओंकार, ये विमान कर क्या रहा है? अभी तो उसे यहाँ होना चाहिए था। और नींद से शायद उसे फायदा था, अभी भी आधा घंटा है हमारे पास। मैंने नीचे जाकर देखो कोई खबर आई हो। उसका कोई खतरा मुझे नहीं लेना चाहिए। बैठ जाओ। लो आ गए। इधर हाँ, सॉरी बोल। कोई बात नहीं। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी और नींद दे देनी चाहिए। अपने आप को सुलाने के तरीके होते हैं। मैंने कोशिश की थी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं कांप रहे। मुझे इस तरह क्यों घूम रहे हो? मैं थका हुआ हूँ बस। सवाल ये नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है तुम्हारी। ये तुम्हें 2 दिन पहले सोचना चाहिए था। अगर उस वक्त कम टाइम देते तो अभी थकान तो न सहनी पड़ती। मुझे अफसोस है विमान, सारी गलती मेरी है। मैंने ही हम सबको मुसीबत में डाल दिया। मतलब मुसीबत? मैं थका हुआ हूँ बस। खैर, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, 1 घंटे में ये सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा 1 घंटे में। ओंकार, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अकेले? हाँ, अकेले। बताओ रिमान, क्या बात है? रिमान, बताओ मुझे। मुझे शर्म आ रही है। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। तुम बम नहीं फेंकना चाहते, यही ना? मैं कोशिश करने पर भी अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा। तुम डरे हुए हो, बस यही। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। हाँ ओंकार, मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे डर लगता है। परसों में तुम बहुत बहुत खुश थे, इतना शांत। जब यहाँ से गए तो तुम्हारी आंखें चमक गई। मुझे हमेशा डर लगता रहा। परसों मैंने हिम्मत बटोर ली। जब दूर से बग्गी की आवाज सुनी तो अपने आप से कहा, बस 1 मिनट और। मैंने अपने दांत भींच लिए। मेरे जिस्म की हर एक रग तनाव से फटी जा रही थी। मुझे यकीन है अगर उस वक्त बम फेंक देता तो बम फेंकने के जोर से ही कमर में मर जाता। लेकिन मैं पहले धमाके का इंतजार करता रहा, जिससे सब कुछ शुरू होता, और फिर कुछ भी नहीं हुआ। वो धमाका हुआ ही नहीं। बग्गी मेरे पास से गुजर गई, इतनी तेज की पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गई। तब मुझे एहसास हुआ भी मैंने बम नहीं फेंका था। मेरा बदन ठंडा हो गया, सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। चिंता मत करो विमान, तुम्हारी ताकत लौट आएगी। 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक नहीं लौटी। मैंने अभी झूठ बोला था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मेरा दिल धड़क रहा है। मैं हार गया हूँ। हारना नहीं है विमान, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। विमान, तुम अब कौन है? कुछ दिन आराम करो, वापस आ जाओ। नहीं, नहीं, ये इतना आसान नहीं है।
मुझे यकीन है उमर अगर मैंने आज कमेटी फेंका तो फिर कभी नहीं फेंक पाऊंगा। तो क्या करोगे तुम? मैं कमेटी का काम करता हूँ, लेकिन मैं इनकलाब के लिए बना ही नहीं। मुझे अब एहसास हुआ बेहतरी इसी में है कि मैं तुम लोगों का साथ छोड़ दूं। लेकिन खतरा तो कमेटी के काम में नहीं। हाँ, लेकिन उसमें आप अपनी आंखें बंद किए रहते हैं। आपको देखना नहीं पड़ता और उसी से सारा फर्क पड़ता है। मतलब क्या हो रहा है तुम्हें देखना नहीं पड़ता। मीटिंग में जाओ, प्लान बनाओ, ऑर्डर दो, ये सब काफी आसान है। जिंदगी का खतरा हो रहा है जानता हूं, लेकिन तुम्हारे और असलियत के बीच एक पर्दा सा पड़ा रहता है। लेकिन जब अंधेरा होता है तो नीचे सड़क पर खड़े रहना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के भीड़ के बीच जो थके हारे घर लौटने की जल्दी में होते हैं, जिनके बीवी बच्चे घर पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं, वहां खड़े रहना चुपचाप, खामोश, बम का बोझ अपनी जेब में महसूस करते हुए, ये जानते हुए कि 3 मिनट या 2 या कुछ ही लम्हों में तुम्हें एक चमचमाती बग्घी को अपना निशाना बनाना पड़ेगा। यही इनकलाब है। और मैं जानता हूं कि कंकंपाते हाथों, डर और दहशत के बिना मैं ये सब कभी शुरू नहीं कर सकता। मैं शर्मिंदा हूं और मैं बहुत दूर की सोच बैठा था, लेकिन अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है, अपनी कमियों को पहचाना जाए। उस दिन भी इनकलाब में मदद कर सके हैं, पता सिर्फ इतना लगाना होता है कि किस तरह। उस दिन तो असल में हम सब होते हैं, ये तो सिर्फ मौके की बात है। तो तय हो चुका, फैसला तुम्हें करना है। मैं अभी ही चला जाऊंगा। मेरे ख्याल से मैं उन सबको मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तुम उन्हें बता दोगे ना? हाँ, बता दूंगा। जिमी से कहना उसकी गलती नहीं थी, और कहना कि मैं उससे प्यार करता हूं, जैसा कि तुम सबसे। अलविदा अलविदा। सब अच्छा हो जाएगा, हमारा वतन खुशहाल हो। हाँ, हमारा वतन एक खुशहाल होगा। आ जाओ तुम लोग। क्या बात ही होगा? विमान बम नहीं फेंकेगा, वो थका हुआ है, गड़बड़ कर सकता है। सारी गलती मेरी है ना होगा। उसने कहा है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या हम उससे दोबारा मिलेंगे? शायद, लेकिन कुछ दिन वो हमारे साथ नहीं रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो पार्टी के ज्यादा काम आ सकता है। क्या उसने खुद जाने के लिए कहा? नहीं, ये मेरा ही फैसला था। तो तुम्हें मौके पर एक आदमी को बदल कर फैसला मुझे ही लेना था, बहसबाजी का वक्त नहीं था मेरे पास। मैं विमान की चला गया। ओंकार आप हमारे लीडर हैं, और यहाँ आना आपका फर्ज है। कभी कभी लीडर का फर्ज होता है कि वो बुज़दिल बना रहे, बशर्ते कि वक्त आने पर वो अपनी ताकत दिखा पाए। फैसला हो चुका है, और वक्त आएगा तो तुम मेरी जगह लो। मैं तैयार हूँ। देखो अलविदा दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अलविदा सर, अलविदा देविका।
हेलो बीबी, कैसे हो? तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। काफी चर्चा है तुम्हारी। वैसे इस काल कोठरी में एक हफ्ता रहने के बाद किसी की शक्ल देखना तो तुम्हें अच्छा लगा होगा ना? ये उस आदमी की शक्ल पर है। हाँ, वो तो है। देखता हूँ तुम काफी आजाद ख्याल हो। अगर मैं भूल नहीं कर रहा तो मेरी शक्ल भी तुम्हें कुछ खास अच्छी नहीं लगी। हाँ, मुझे अफसोस है। पर मुझे उम्मीद है तुम अपना ख्याल बदलोगे। एक तो इस तहखाने में रोशनी ठीक से आती नहीं, इससे सबकी सूरत घिनौनी से ही लगती है। और फिर तुम मुझे जानते भी नहीं। पहली मुलाकात में किसी किसी की शक्ल देखना अजीब लगता है, पर बाद में कौन हो तुम? चीफ ऑफ पुलिस, सरकारी पिल्ला। तुम्हारी खिदमत में। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो खुद पर इतना गुमान न करता, लेकिन तुम सीख जाओगे। तुम इंसाफ की मांग करके खुद ही तो पुलिस फोर्स बनाते हो। मैं हकीकत से कतराता नहीं, मैं बात साफ साफ करूंगा। तुम मुझे दिलचस्प लगते हो, हम तुम्हारी जिंदगी बख्शने को तैयार हैं। क्या मतलब? बात साफ है, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दी जा सकती है। जिंदगी मांगी किसने है तुमसे? जिंदगी मांगी नहीं जाती, मिल जाती है। या तुमने कभी किसी की जिंदगी नहीं बख्शी? मुझे तुम्हारी दी हुई जिंदगी नहीं चाहिए। बात खत्म। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, ना ही तुम्हारे ख्यालों को गलत मानता हूँ। हाँ, जब वो कत्ल जैसे गुनाह पर उतर आते हैं, शब्द का इस्तेमाल मत करो। तुम खामखा टेंस हो रहे हो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद? मैंने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत अदा करने को तैयार हूं। तुम और तुम्हारी दोस्ती की मुझे कोई जरूरत नहीं। अब निकल जाओ यहाँ से। जिन आरोपों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। कौन से आरोप? मैं एक ठगी कैदी हूँ, कोई मुझे ही नहीं। ठीक है, लेकिन नुकसान तो किया गया है ना। एक आदमी मारा गया है, और वो भी बहुत ही घिनौनी तरह से। मैंने तानाशाहों पर बम फेंका था, किसी आदमी पर नहीं। बेशक, लेकिन नुकसान तो किया गया है ना। और ये भी बता दूं कि वो कोई खूबसूरत मंजर नहीं था। जब उन्हें लाश मिली तो सर गायब था, एकदम गायब। जो पहचाना जा सकता था वो थी बाजू और एक पैर। मैंने तो सिर्फ उसे सजा दी थी। शायद इस इंसाफ का तुम्हें कोई दोष नहीं देगा। इंसाफ आखिर है क्या? बस एक शब्द, एक ऐसा शब्द जिस पर आप घंटों बहस कर सकते हैं। तुम पर जो आरोप है, जानता हूं तुम्हें ये शब्द पसंद नहीं, पर वो आरोप है कि तुमने बहुत ही बचकाने तरीके से अपना काम किया। इसमें कोई शक नहीं। गवर्नर की बीवी से पूछ लो। ठीक है। हाँ, वो तुमसे मिलना चाहती है। मेरे यहाँ आने का खास मकसद यही था कि तुम्हारी और उसकी मुलाकात हो जाए। क्या चाहिए तुम्हें? देखो, एक आदमी के साथ कितनी चीजें मर जाती हैं। ये मैं जानता था। नहीं, कातिल ये नहीं जानते। वो जानते हैं तो सिर्फ कत्ल करना। मैंने तुम्हें देख लिया था, अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे देखना, अब मैं अकेली नहीं रह सकती। पहले जब कोई दुख होता था तो वो उन्हें बांटते, तब मैं तुम बर्दाश्त कर पाती थी। लेकिन अब वो खामोशी, वो अकेलापन दूसरे लोग नहीं समझ पाते। दुख बांटने का दिखावा करते हैं, और शायद बांटते भी हैं तो कुछ देर फिर चलेगा अपना खाना खाने, सोने। मुझे लगा तुम मेरी तरह हो, तुम्हें भी नींद नहीं है ना? मैं उस गुनाह के बारे में मुझे को छोड़कर किससे बात करती हूँ? कैसा गुनाह? मैं सिर्फ इंसाफ की बात समझता हूँ। वही, तुम्हारी आवाज बिल्कुल उनकी जैसी है। आप भी जब इंसाफ करते हैं तो एक ही आवाज। वो जो कहते थे यही इंसाफ है तो हर एक को मानना पड़ता है, वो चाहे गलत है क्यों ना। और शायद तुम भी इस बात गलत हो। वो तो ना इंसाफी की जीती जाती हिसाब, जिसके बदले में उसको काफी इनाम और इज्जत बख्शेगी। लेकिन मेरे हिस्से में क्या है? मेरा इनाम तो है ये जेल और मौत। जानती हूँ तुम दुखी हो, लेकिन उनके बारे में भी तो सोचो। तुमने उनका कत्ल किया है। उसे तो पता भी नहीं चला कि वो कब मर गया। ऐसी मौत तो कुछ भी नहीं। कुछ भी शायद तुम ठीक हो। उन्होंने तुम्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया, फिर उन्होंने बताया तुम पुलिस वालों से घिरे हुए भाषण दे रहे हो। हाँ, उनसे तुम्हें मदद मिली होगी। वे थोड़ी देर से पहुंचे और सब कुछ देखा। वहां जो कुछ मिला मैंने उठा लिया। तमाम खून, सफेद पोशाक पहने। बंद करो। क्यों? यही तो सच्चाई है। तुम्हें मालूम है मरने से सिर्फ 2 घंटे पहले वो क्या कर रहा था?
आराम से सो रहा है। हाँ, हाँ, वो सो रहा है। पैर ऊपर किए। वो अक्सर ऐसा करता है। वो सो रहा है। सो रहा है। और तुम उसका इंतजार कर रहे थे उस मनहूस अंधेरे में। मदद करूंगी। तुम बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इस किस्म की शैतानियां नहीं हो सकती। मुझे बचपना मिला ही नहीं। तुम इस तरह जड़ क्यों हो गए? तुम्हें अपने ऊपर तरस नहीं आता? नहीं। तुम गलत हो। अपने ऊपर तरस खाने से सुकून मिलता है। मुझे अपने सिवा और किसी पर तरस नहीं आता। विवाद, उसके साथ मुझे भी मार देते। छोड़ क्यों दिया? तुम्हें नहीं छोड़ा। छोड़ा बस उन बच्चों को था जो तुम्हारे साथ थे। हाँ, मालूम, मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं थी। गवर्नर के भतीजा और भतीजी थे। क्या अपने चाचा की तरह वो भी गुनहगार नहीं थे? वो गुनहगार नहीं थे। तुम जानते हो उन्हें। मेरी भतीजी एक संगीन बच्ची है। उसे जब भी कोई चीज गरीबों में देने को कहा जाए तो वो हमेशा इनकार कर देती है। वो तो उनके पास तक नहीं जाती। क्या वो गलत नहीं? बेशक वो थे, लेकिन उन्हें गरीबों से बहुत प्यार था। वो उनके बीच उठते बैठते थे और तुमने उन्हीं को मार डाला। ये दुनिया ऐसी ही है, जालिम और संग। चुप हो जाओ। मुझे मौत के लिए तैयार होने दो। अगर मैं मरता नहीं तो कातिल करा दिया जाऊं। तुम वाकई मरना चाहते हो? नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा और अपने कातिल करार दिए जाने को कबूल करना होगा। आखिर तुमने उनका खत्म किया है? नहीं किया था। आखिरकार भगवान ही तुम्हारा फैसला करेगा। किसका भगवान? तुम्हारा या मेरा? हम सबका। बकवास। भगवान के नाम पर बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया गया, लेकिन जल्दी ही मेरा फैसला सुना दिया जाएगा। फांसी की तैयारियां होने लगेगी और जल्दी ही मैं तुम सबसे और इस नापाक दुनिया से छुटकारा पा लूंगी। आखिरकार मेरे दिल में नफरत की जगह सिर्फ प्यार है। प्यार केवल भगवान से किया जा सकता है। नहीं, प्यार भगवान से नहीं, प्यार आदमी से। यही एक प्यार है जिसकी इजाजत तुम और तुम जैसों ने बख्शी है। मैंने भी प्यार किया उस आदमी से जिसे तुमने मार डाला। जानता हूं, इसलिए तुम्हें तुम्हारे गुनाह के लिए माफ कर देना चाहता हूं। अब चली जाओ यहाँ से। हाँ, अब मैं चली जाऊँ। मैं सिर्फ तुम्हें भगवान की याद दिलाने आई थी, लेकिन तुम अपना फैसला खुद करना चाहते हो जो तुम्हारी ताकत की है। लेकिन ईश्वर तुम्हारा फैसला कर सकता है। अगर तुम जिंदा हो, मैं उनसे कहूंगी वो तुम्हें माफ कर दे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो शुक्र है भगवान का कि तुम आ गए। खुशी हुई क्यों? हाँ, और मुझे दोबारा से नफरत करने के लिए तुम जैसा ही कोई चाहिए। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हारे जवाब के लिए आया। तुम्हें मेरा जवाब क्या नहीं मिल चुका? नहीं, अभी नहीं। मैंने गवर्नर की बीवी और तुम्हारी मुलाकात का बंदोबस्त सिर्फ इसलिए किया था ताकि इसका ब्यौरा अखबारों में दिया जा सके। ब्यौरा पूरी तरह से सही होगा सिवाय एक बात, उस ब्यौरे में तुम्हारा एक इकबालिया बयान शामिल किया जाएगा कि तुम्हें अपने किए का पछतावा है। तुम्हारे दोस्त सोचेंगे कि तुमने उन्हें धोखा दिया। ये सब इतना आसान नहीं। मैं अपना बयान तभी वापस लूंगा जब तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरी रात है। वो तुम्हारा यकीन ही नहीं करेगा। शांत होने की कोशिश करो देविका। मुझे ठंड लग रही है। वो शॉल ओढ़ लो। ये रात में लग रही होगा। मुझे ठंड लग रही है। ऊपर मदन का कहना है आज रात में
जिन अफसरों की ड्यूटी नहीं थी उन सभी जूनियर अफसरों को बुला गया है कि ड्यूटी पर रिपोर्ट करें। इसी बहाने वो भी हमें वहां मिल जाएगा। कहाँ मिलोगे? वो मेरा और विमान का इंतजार करीब एक रेस्टोरेंट में करें। रेस्टोरेंट? हाँ। हाँ, फैसला भाई सुनाई बिहार में मगर बीवी ने माफी की है उसने नहीं की। तो फिर वो गवर्नर की बीवी से क्यों मिला था? और उसका तो कहना है कि वो पछता रहा है। हम किस पर यकीन करें? हम जानते हैं उसने मुकदमे में क्या बयान दिया और खत में क्या लिखा। क्या उसने नहीं कहा था कि उसे सिर्फ एक बात का अफसोस है कि उसके पास एक और जिंदगी नहीं है नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए? ऐसा आदमी माफी की अपील कर सकता है? नहीं, नहीं। वो मरना चाहता था और अभी मरना चाहता है। जो उसने किया उसे झुठलाया नहीं जा सकता। उसे गवर्नर की बीवी से नहीं मिलना चाहिए। इसका फैसला सिर्फ नहीं कर सकता। उससे मिलना हमारे उसूलों के खिलाफ था। हमारा एक ही उसूल है, कत्ल करना। अब वो आजाद है, लेकिन माता नहीं देगा, अभी नहीं। है, वो है। और अब जबकि वो मरने वाला है, तो उसका हक है जो करे। वो मरेगा, तो मेरी राज नहीं करेगा। अगर उसकी सजा माफ हो जाए तो तुम लोगों को खुशी हो। उससे साबित हो जाएगा कि गवर्नर की बीवी का कहना सच था, वो पछता रहा है, उसने धोखा दिया था हमें। लेकिन वो मर गया तो तुम्हें उस पर यकीन करना होगा, प्यार करना होगा उसे। नहीं देगा, ये गलत है। हमने कभी उस पर शक नहीं किया। नहीं किया? शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आज अच्छा पता चल जाए। तुम वापस किस लिए? उसकी जगह ले। उसका बयान सुनकर मुझे कितना फक्र महसूस हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। याद है उसने क्या कहा? दुनिया में नाइंसाफी के खिलाफ मरना मेरा पहला विरोध होगा। मैंने पढ़ा तो मेरे हाथ कांपने लगे। हाँ, मेरा पहला विरोध ये था उसने। ओ देविका, इतनी हिम्मत। और आखिर में उसने कहा था, इस नाइंसाफी के खिलाफ मैं केवल एक आदमी के विरोध को दिखा पाया हूं। मेरा मरना हमारे पाक आदर्शों का सबूत होगा। तभी मैंने वापस आने का फैसला कर लिया। उसे हमेशा इस पवित्रता की खोज थी। ये क्रूरता से मिलती है ये पवित्रता। रो मत देविका, वो चाहता था उसकी मौत पर कोई ना रोए। अब मुझे पता चला मैं कभी उस पर शक क्यों नहीं कर पाया। जब उसे मौत की सजा हुई तो मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि उसका साथ ना दे सका तो अब उसकी जगह ही ले लूं। आज उसकी जगह कौन ले सकता है भगवान? आज वो अकेला होगा, एकदम अकेला। जिस तरह मिसाल कायम कर उसने हमारी हिम्मत बढ़ाई है, उसी तरह हमें भी उसका हौसला बढ़ाना है देविका। उस पर फक्र करके, रोकर नहीं। मैं रो नहीं रही हूँ। देखो, मेरी आंखों में आंसू नहीं है मेरी आंखों में आंसू। मैं अब कभी फक्र महसूस नहीं कर पाऊंगी। देविका, मुझे गलत मत समझना। मैं चाहता हूँ कि ओंकार जिंदा रहे, लेकिन वो जिंदा नहीं रहना चाहता, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम उसकी मौत चाहें। ओंकार में जा रहा हूं। चलो, मदर इंतजार कर रहा है। ठीक है, जल्दी आ जाओ। कुछ ही मिनटों में सब पता चल जाएगा। उसका ख्याल रखना होगा। वो आंटी उनका हर बात वो हाँ, देविका और कोई तरीका है। ऐसा मत करो। अगर मौत का अकेला तरीका है तो गलत रास्ता चुना है। सही रास्ता तो जिंदगी की तरफ ले जाता है। हमारा रास्ता भी जिंदगी की तरफ ले जाता है, दूसरों के लिए। हमारा वतन जिंदा रहेगा, हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे। दादा भी कहा करता था, हिंदुस्तान एक खूबसूरत जगह है। दूसरे हमारे बच्चे हाँ, लेकिन बीवी तो डेढ़ महीना वो तो मरने वाला है। शायद मर चुका है, लेकिन ओंकार के दूसरे की जिंदा कर रहा है।
भाई को अगर वो बेवजह नहीं करता। चुप रहो। जेल के आगे में मैं जानती हूँ कि दूर खिले होंगे तो उन्हें तो देखेगा। जब तक पूरी बात मालूम नहीं हो जाती सब्र करो देविका। जरा कापो। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई लाश हूँ। कितनी बुरा गई हूँ मैं। होगा हम फिर कभी जवान नहीं होंगे। पहले कष्ट के साथ बचपन आंखों से ओझल हो जाता है। कम है और मेरी जिंदगी आंखों के आगे से गुजर गई। बचती है तो सिर्फ मौत। मुझे भी पूरी होनी चाहिए। मरना भी इंसान की तरह चाहिए, लड़ते लड़ते। हमारी रफ्तार बहुत तेज बनी है। हम अभी इंसान रहे ही नहीं। नाइंसाफी और दुख की रफ्तार भी तेज होती है। ज्यादा वक्त नहीं, ना ही तेजी से जिंदगी गुजार रहे। जानती हूँ। हिंदुस्तान जल्दी में है। जानती हूँ। सबके दुख में बचे। इसने भी बहुत ही बचे। कभी सोचती हूँ इस वक्त की सजा तो नहीं। इसकी कीमत हम अपनी जिंदगी से अदा करते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पर हमारा हक है देविका। सचमुच कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी-कभी सुखेल की बात सुनकर डर लगता है। शायद हमारी बात जो आए हमारी भी साथ में कर ये रास्ता चुने, लेकिन इसकी कीमत अपनी जिंदगी से अदा न करें तो फिर वो कायर होगा। कायर? कौन जाने। शायद इंसाफ यही है इंसाफ। देविका, क्या हो गई तुम्हारी यकीन? इस तरह बात करते मैंने कभी नहीं। पता नहीं है। नए ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। चाहे उसे कुछ तभी डर न लग रहा हूँ मेरी तरह न कांपे। मेरी तरह न कांपे बस। तुम हमारा साथ नहीं निभाना चाहती? बिल्कुल निभाना चाहती हूँ। अंत तक निभाना चाहती हूँ। मुझे तुमसे नफरत है। लेकिन जब मैंने इस रास्ते में चुना था तो बहुत खुशी थी। पर अभी यही वक्त है, अब हम कैदी बन गए हैं। पूरा हिंदुस्तान जंजीरों में है, लेकिन हम उन्हें तोड़ेंगे। मुझे बम फेंकने दो। देखना मैं सीधा मौत की तरफ चली जाऊंगी। जरा भी झुकूंगी नहीं। अपने भीतर की जद्दोजहद को साथ लिए मत जाना कितना आसान है ओंकार, लेकिन उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ओंकार, तुमने कभी प्यार किया? हाँ, बहुत पहले, अब ठीक से याद नहीं। कितने साल पहले? 4 साल। तुम इस पार्टी के इंचार्ज कब से? 4 साल से। और अब इसी पार्टी से प्यार नहीं, हमें अपना काम जारी रखना है। अंत तक हमें अपना काम जारी रखना है। बातें चेयर पे बैठे खुद के साथ वक्त गुजारता हूँ। वही क्या इंसान हमारे साथ जो की तरह हमें सजा मिली है कि अपने से भी ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं। मैं लोगों से, इंसानों से प्यार करना चाहती हूँ, सांप से नहीं। हमें तो अपना काम जारी रखना है। देविका को अंत तक अपना काम। माफ कर दिया जाएगा देविका। तुम जानते हो ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम चुप्पी छाई हुई है। शायद वो उसे बाहर ला चुकी है। तुम जानते हो फांसी कैसे दी जाती है? नहीं देविका। 2 हाथ काला सा कपड़ा पहना दिया जाता है। जल्लाद रस्सी खींचता और गर्दन चढ़ जाती है। इतना खौफनाक है। हाँ, एक तरह से, पर दूसरी तरह से बहुत अच्छा भी लगता है। हाँ, बंदा गले में पड़ने से पहले किसी के हाथों का स्पर्श तो महसूस होता है। देविका, जब ये सब खत्म हो जाए तो तुम्हें कहीं दूर जाकर कुछ दिन आराम करना चाहिए। जानना चाहिए? हाँ, किसके साथ? मेरे साथ में।
हम सब तुम्हारे साथ हैं देविका, भाइयों की तरह। हाँ, सब साथ हो, भाइयों की तरह। इस तरह के भाईचारे की कितनी गंदी बुआ है। दीदी ने हमें धोखा नहीं दिया। क्या जो कुछ हुआ मदन ने देखा? हाँ उनका। सुखिन, सुखिन, मुझे बताओ क्या हुआ? क्या फायदा देविका? मेरा मुद्दा है जानना, तुम्हें बताना ही होगा सब। मैं नहीं बता सकता देविका, और मैं यहाँ से निकलना भी है। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ, उसे कब बताया क्या? कल रात 10 बजे। उसे फांसी कब लगाई गई? 2 बजे आज को। तो वो 4 घंटे अपनी कोठरी में इंतजार करता रहा। हाँ देविका, बिना कुछ बोले, और फिर सब कुछ हो गया। सुखैन, अब सब खत्म हो चुका है। 4 घंटे बिना कुछ बोले। उसने पहना क्या था? क्या वही गंदा कपड़ा था? वही काले कपड़े। बहुत ठंड थी वहां। बहुत अंधेरा था, फिर बारिश हुई और दलान में कीचड़ सी बनी थी। क्या वो काम रहा था? वो किसे देख रहा था? मदन का कहना है कि वो सबको देख रहा था, पर जैसे कुछ नहीं देख रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ? बस करो देविका, बहुत हो गया। नहीं, और कुछ नहीं तो उसकी मौत तो मेरी है। बताओ। फिर उन्होंने सदा पढ़कर सुनाया। जब सदा बड़ी जा रही थी तो वो क्या कर रहा था? कुछ नहीं, पर उसने अपने पैर पर चिपकी जरा सी मिट्टी को हटाया। जरा सी मिट्टी। ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? मदन से पूछी। क्यों? ओंकार मेरे और दीदी के बीच कुछ था। ओंकार, मैं ईर्ष्या करता था ओंकार उससे। और बोलो सुखे, क्या हुआ? देविका जानती हो, जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने क्या कहा? कि मैं मौत को कबूल कर चुका हूं, जिंदगी के कोई मायने नहीं मेरे लिए। इसकी आवाज कैसी थी? हमेशा की। लेकिन इस बार कुछ तनाव कम था और ठहराव सा था। क्या वो कुछ लग रहा? पागल हो गई हो देविका। हाँ, हाँ वो कुछ लग रहा था। मैं जानती हूँ कितना बड़ा नाइंसाफ अगर जिंदगी को नकारने के बाद उसे मौत में भी खुशी न हो। वो कुछ था और सत्य को बहुत खामोशी से चढ़ा। किसी के गाने की आवाज आ रही है। फिर एक कुत्ता बोला। फिर वो सीढ़ियां चढ़ने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। सिर्फ वही काला कपड़ा नजर आ रहा था देवी को। उसे जल्लाद में उसके सिर पर लगा था। और फिर क्या? टूटी फूटी सी आवाज आई। गुटी गुटी सी कुछ आवाज। बेबी और बताओ सुखी, और बोलो बोलो ना, दिमाग तुम बोलो बोलो। एक टूटी फूटी सी आवाज और घिनौनी। घिनौनी सी आवाज, घिनौनी सी आवाज, घिनौनी सी आवाज। बेबी 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 घिनौनी सी आवाज। देविका, शांत
होने का सबूत। विनय अब कातिल नहीं रहा, विनय अब कातिल नहीं रहा। एक 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 घिनौनी सी आवाज, बस इतना ही लगा, बस इतना ही लगा। घुटी घुटी सी कुछ आवाजें और वो वापस वापस अपने बचपन की खुशियों में पहुंच गए। तुम्हें याद है? कभी 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 हंसता था वो, कभी कभी हंसता था वो, बिना किसी वजह के। आज भी हंस रहा है, आज भी हंस रहा है वो, सफेद चादर के नीचे, देविका, सफेद चादर के नीचे। देविका, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ रुको। तो फिर ऐसा करो, मुझे बम पहला बम मैं देविका, हम औरतों को बम नहीं फेंकने देंगे। मैं ये औरत नहीं हूँ। मुझसे फेंकने दो ओंकार। हाँ ओंकार, करने दो उसे। गाड़ी तुम्हारी है। ओंकार, देविका भी अभी मेरी ही तरह है। बोलो ओंकार, तुम मुझे करने दोगे? बोलो बोलो बोलो। ठीक है। हाँ, मैं बम फेंकूंगी, मैं बम फेंकूंगी। हाँ, और फिर इसी तरह एक रात भर में सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। गवर्नर के रोल में थे ऋषभ प्रभाकर जी, के रोल में सीता कुमारी जी, युवान के रोल में थे युवराज जी, के रोल में थे अजीत जी, और देविका के रोल में ओंकार के रोल में मुझे इस प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे और म्यूजिक भी कर और ये ढोलकी जैसे इंसान ढोलकी का गाना जिन्होंने गाया वो जावेद जी थे। और इसके साथ बैक स्टेज में हमारे साथ ठाकुर था, संदीप ठाकुर, अगर आप भी आ जाओ। संदीप ठाकुर कैमरे में नीरज जी थे और आशिमा जी कॉस्ट्यूम में आशिमा जी आप भी आ जाएं। सर, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है वार्षिक सिवाय को कुछ होगा सर एक मिनट आई लाइक टू से समथिंग। कल इन जो तय कर दो ना, इनका जरूरी है, बड़ी मेहनत की है। नहीं ये मनीषा ये अरे के रोल में अभिषेक सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जम्मू में जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप सबको पता होगा, अभी हम थिएटर अभी काफी देर से बंद है, कोरोना के बाद भी बंद है, तो हम आगे चाहे भूखे पेट करेंगे लेकिन कला अपनी की प्रस्तुति जरूर करेंगे। उससे पहले मैं प्रेसिडेंट जी का शुक्रगुजार हूँ
आप जैसे लोग आप कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, यहाँ पर पहले तो मैं सबसे पहले आप ऑडियंस का थैंक यू करूंगा जिन्होंने पिन ड्रॉप चैलेंज से ये टैलेंटेड और मेरे पास शब्द कम पड़ेंगे। आपने अपनी जो भूमिका थी बहुत बेखूबी निभाई और राम भी वेरी गुड। आई एम रियली टच्ड कि आप ऐसे कामों को और ऐसे को प्रोत्साहन करते हैं। मैं कोई जनरल एक आम आदमी हूँ, बट आई वांट टू गिव जस्ट 20 sort of a thing, 5,000 rupees to you. ये बहुत लोकल है, just to appreciate जिस तरह से आप लोगों ने अपना काम किया। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पर आएं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ना सच में थिएटर की रिहर्सल के लिए या प्रस्तुति के लिए कोई भी हॉल नहीं है। सर इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं आप सबको क्योंकि आपके घर में परफॉर्म हो रहा है घर का आदमी मानता हूँ। हमारे बीच में पवन जी हैं ये भी आज इसको बड़ा सपोर्ट करते हैं। रिक्वेस्ट आपसे कि आप इन्हें हमारी तरफ से इनको पूरा करते हैं इनको सम्मान कीजिए। ऐसा महसूस हुआ आमतौर पर आदमी हर चीज देखता है, पर मैं भी कई नाटक देता था। आमतौर पर किसी ने नाम यार बलवंत ठाकुर देता और भी कई बार देता, पर आज इसे देखिए सिस्टम भी ऐसा नहीं है। वास्तव में भाई काबिल थे, शाबाश। भाई साहब ने आया यार नो वर्ड्स वाकई बड़े जो तरीका दिखे कला का जुनून, जिस आदमी जो जुनून देवता शाबाश। खुशी होती है कि जिस मल्ले मैं रोना सारे मेरे साथी भी सहयोग करते हैं हर चीज। साथियों जिन्हें हिंदुस्तान थोड़ा किया जब भी थोड़ा नवा कोई नाटक कर एक दिन सारे साथी आमंत्रित करना जो शुरुआत मेरी इसमें हुई है मैंने नाटक हुआ तो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰੇ ਬੇਬੀ एक्सीलेंट भाई अगर दुआ ना जितना तो ये देखना है गाने ना इधर आइए ना कोई ना सर एक मिनट मेरी टीम के मेंबर भी हैं प्लीज अगर एक फोटोग्राफ नहीं आई सको प्लीज आओ शर्मी आओ सर आओ चलो मैं
कोई नहीं आओ रोहित अभिषेक आ गया बड़े दो ग्रुप ही करना पड़ा काम बंद है बहुत शुक्रिया मैं देखा ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ हाँ कल क्यों कर रहे हो इतना चलो लाइव थैंक यू हमारा नाटक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा नाटक देखा सही लाइन फ्लैश मार फ्लैश मार